नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि यानी कि उत्तराखंड में आखिरी वार है। आज प्रचार के जरिए पार्टियां एक दूसरे पर वार प्रहार कर रही है, जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है और आज चुनाव प्रचार का जो शोर है पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है और अब 14 फरवरी को जनता की बारी है। जनता अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। लेकिन इसी बीच में बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। बीजेपी यानी अगर कह लें कि जिस तरह से जो बड़ा दाव है उनकी तरफ से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार बनते ही, बीजेपी की सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे। यानी कि हिजाब पर जो विवाद चल रहा था उसके बाद बीजेपी ने एक तरह से नहले पर दहला मारते हुए बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी परेशान है, खलबली मची है कि इस दांव का क्या उसके पास काट है। लेकिन क्या एक बड़ा और जो सवाल है कि क्या इस दांव से बीजेपी को फायदा होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जो आज चुनाव प्रचार के दरमियान भाषण के जरिए कई लोग की जो टिप्पणी आई, जो रिएक्शंस आए, पहले उसको सुनाते हैं फिर चर्चा पर चलेंगे। अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। जिनको स्वयं ये नहीं मालूम कि वे स्वयं हिंदू हैं या नहीं है, वे हिंदू की परिभाषा बोल रहे हैं। जिनके नाना पर नाना कभी कहते थे अपने को, आप दो महापुरुषों की बातों को आपने सुना होगा। एक स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कि कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं इस संबोधन से जाने जाते हैं। भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है हिंदू संबोधन से संबोधित किया जाता था, संबोधित किया जाता है। मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं आजकल, आपको बिंदियां और चूड़ियां बांट रहे हैं। इनसे पूछो रोजगार क्यों नहीं बांटे, इनसे पूछो हमारी जमीन क्यों छीनी, इनसे पूछो जब हमारे भाई बहन शहरों से वापस आ रहे थे तो तुम कहां थे, आज क्यों आए हो हमारे पास। जब हम संकट में थे, जब हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे तो तुम कहां थे। और आप सब इन सवालों का जवाब जानते हैं। अपने दिलों में झांको, 5 सालों में क्या आप आगे बढ़े हैं, आपका जीवन बेहतर बना है, बताओ बेहतर बना है। आपके इस मुख्यमंत्री ने आपका विकास किया है तो हराओ इनको। हर जगह जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी भी चुनाव मैदान में हैं, मैं सोच रहा था कि ये लोग क्या कहने के लिए, किस भाव से मैदान में हैं। मेरे साथी मुझको बता रहे थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो लगभग मुख्यमंत्री तो बहुत सारे रह गए लेकिन 10-10 साल रहे, इन्होंने 9,245 घोषणाएं तो मुख्यमंत्रियों ने अपने मुंह से की हैं कि हम उत्तराखंड के लिए ये करेंगे, हम उत्तराखंड के लिए ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने 9,245 घोषणाएं की हैं उत्तराखंड के लिए, और उसमें से
पूरी केवल 18 हुई हैं। तो देखिए किस तरह से उत्तराखंड में चुनाव प्रचार चल रहा था, शोर खत्म हो चुका है और अब है जनता की बारी। इससे पहले बीजेपी की तरफ से बड़ा दांव खेला गया है और इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के। समीर रतूड़ी जी इस वक्त हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। और भूपत सिंह बिष्ट इस वक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। भूपत सिंह बिष्ट, आप और साथ ही साथ दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपत जी के पास मैं आता हूं। भूपत जी, एक बात बताएं, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, 14 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन आज जो बड़ी बात हुई, सब लोग अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं जीतने के, लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़ा दांव चला गया कि मेरी सरकार बनते ही यूसीसी लाएंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। हिजाब पर जो विवाद हो रहा था, बीजेपी की तरफ से नहले पर दहला चल दिया गया है। क्या बीजेपी को कोई फायदा होगा? प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव प्रचार कर रही थी, उसका कोई असर होगा? कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा हो जाएगा? मनीष सिसोदिया वहां पर दिख रहे थे आज, उससे आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा? पूरा बताइए सर थोड़ा। जी नमस्कार, जो है दर्शकों को आपको नमस्कार। वरिष्ठ जी, जो इस समय जो घोषणा बीजेपी की तरफ से हो रही है, उसमें हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पे जो धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ हम लोग बहुत, उत्तराखंड जो है उतना प्रभावित नहीं होता है। खाली हरिद्वार जनपद है जहाँ पे इस ढंग की बात हो सकती थी, या उधमसिंह नगर में हो सकता था। बाकी पहाड़ में ये मुद्दे नहीं है। पहाड़ में जो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा था और इस चीज को कांग्रेस ने समझा है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करते हैं तो भाजपा को एक बहुत ही ऐसा प्रचंड बहुमत मिला है जिसकी उम्मीद शायद भाजपा को नहीं थी। अगर हम दोनों मंडल, हमारे जो 2 मंडल है उत्तराखंड के, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल हैं, इसमें कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और इसमें से जो है 41 विधानसभा सीटें जो है गढ़वाल मंडल में पड़ती हैं। इसमें 34 सीटें जो है भाजपा ने जीती, 6 कांग्रेस को मिली थी, 1 निर्दलीय जीता था। और कुमाऊं मंडल में 29 सीटें हैं जिसमें 23 सीटें भाजपा ने जीती, 5 कांग्रेस को मिली, 1 निर्दलीय जीता। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछली बार का जो प्रचंड बहुमत 57 है और इस बार जो ये 60 के पार की बात कर रहे थे, वो थोड़ा से इनको लगा है कि वो 60 का पार शायद पूरा नहीं हो सकता और इसलिए ये सब बात हो रही है। उधर कांग्रेस ने जो प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को उतारा है, तो वो ये सचिन पायलट भी यहाँ आए हैं। तो जो युवा चेहरे हैं, ये युवाओं में जो बेरोजगारी को लेकर असंतोष है उसको वो समझ रहे हैं, महंगाई का जो मुद्दा है उसको वो समझ रहे हैं। और ये एक हमारा उत्तराखंड के एक पहाड़ी राज्य की एक विशेषता की ये एक खास पैटर्न है वोट का कि हर 5 साल में परिवर्तन हुआ है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा को 3 बार यहाँ सत्ता में मौका मिला है। पहले जो अंतरिम सरकार थी वो ठीक है, ये सब तो ठीक है, बिल्कुल बहुत सही जानकारी और जो समीकरण आपने बताया वही बहुत बिल्कुल सही है। मुझे लेकिन एक बात अब डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी से पूछना है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है आपका। आप लोग एकदम से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आप लोगों ने क्यों कहा कि सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे? क्या हिजाब का विवाद बढ़ते देखते हुए कुछ इस तरह की बात बोलना आप लोग के लिए एकदम से मौका मिल गया? अगर इस तरह की बात थी तो पहले भी ये चीज़ें कही जा सकती थी। आप लोग अपने घोषणा पत्र में इसको बाकायदा उल्लेखित करके बता सकते थे कि ऐसा करने वाले हैं। बताइए सर थोड़ा सा, क्या इसके पीछे की रणनीति है आप लोगों की? देखिए गौरीशंकर जी, पहले तो मैं साफ करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पुणे विजय निश्चित है और ये मिथक एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का जो चलता आ रहा है वो इस बार टूटने वाला है। और 2022 में जो वर्तमान चुनाव हो रहे हैं, भाजपा भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी पहली बार। दूसरी बात, जो भी आपने कॉमन सिविल कोड की बात की है, देखो नई बात तो है। अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मौलिक विचारधारा संबंधित है। माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसके बारे में बातें कहता रहा है और एक देश एक कानून की बात तो हम लगातार कहते रहते हैं। तो ऐसे में ये कोई नई बात हमने नहीं कही है, इसलिए इसमें कोई किताब ढूंढना वो अपने आप में ठीक नहीं है। हम ये कहें कि साहब हमने ऐन मौके पर किया, हम कुछ डर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार तो बनी रही है और ये बात आज नहीं,
हम बहुत तरह से भी कहते आए हैं और ये बात तथ्य पर आधारित भी है। तो क्या हिजाब विवाद से इसका कोई लेना देना नहीं, आप लोगों का ये संकल्प? नहीं, हिजाब विवाद तो अभी 4 दिन पुराना है। हाँ। अभी जो कर्नाटक का मसला है तो हिजाब की विवाद की तिथियां तो करीब 4-5 दिन पुरानी है, लेकिन कॉमन सिविल कोड का जो मसला है वो तो हमारे संविधान निर्माताओं के मन में भी रहा है और आर्टिकल 44 जिसका भी मुख्यमंत्री जी जिक्र कर रहे थे तब भी बात कही गई थी और उच्चतम न्यायालय ने तो कई साल पहले इस पर बात की। चलिए ठीक है सर, मैं इस बात को समझ गया। मुझे अब दूसरा एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, संतुष्ट हैं आप लोग कि चलिए बीजेपी ने बहुत अच्छा चुनाव प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेन भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने किया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप लोग कितने सीट लाएंगे, 60 से ऊपर लाएंगे या उससे नीचे रह जाएगा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन आप लोग अपने चुनाव प्रचार से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए कि अच्छा काम हम लोगों ने किया? निश्चित तौर पर हम पूरी तरह संतुष्ट हैं कि हमने चुनाव प्रचार बहुत अच्छे ढंग से किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जनसभाएं की, चाहे वर्चुअल करी चाहे फिजिकली उपस्थित होकर करी। इसी प्रकार से आज अंतिम दिन भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तराखंड में प्रचार में इस समय हैं। तो ऐसे में इससे पहले भी जो लगातार हमारी कोविड काल में जो नियम थे उन सीमाओं में हमने काम किया और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में हम सफल रहे। हमारी जो सबसे बड़ी कैंपेन की विशेषता ये रही है कि हमने सकारात्मक राजनीति करी है। हम अपनी 5 साल में डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार और प्रदेश के अंदर जो सरकार भाजपा की है, इसके द्वारा जो विकास कार्य किए गए, इसके रिपोर्ट कार्ड को हमने जनता के सामने रखा। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों नकारात्मक बातें कर रहे थे। चलिए मैं तो पूछ लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आपकी तरफ से या समीर रतूड़ी जी की तरफ से ये उम्मीद भी नहीं करूंगा कि आप दूसरे के ऊपर हमलावर हों, क्योंकि आज तो आखिरी दिन था, आप कितने भी हमले करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है अपनी अपनी पार्टी की बात हम लोग करेंगे। समीर रतूड़ी जी के पास में आ रहा हूं। समीर जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जनाब, आपकी आवाज आ रही है। समीर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। समीर जी मुझे बताएं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि तीसरा विकल्प इस बार हम देंगे, उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया, शोर खत्म हो गया, सियासी धड़कन तेज है सभी की, चाहे आपकी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, हम सभी की भी धड़कन तेज है, हम पत्रकारों की भी धड़कन तेज होती है जब तक नतीजा ना आ जाए। इस बात को भूपत जी भी बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे। लेकिन समीर जी मुझे बताइए, आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग ने बेहतर तरीके से डोर टू डोर कैंपेन, थोड़ी बहुत जो चुनावी रैलियां हुई, क्या लगता है कि जो कुछ किया गया चुनाव प्रचार के दरमियान वो पर्याप्त रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता को साधने के लिए? बताइए सर। देखिए, हम इस बात से बड़े खुश हैं कि जो हमारे पार्टी के द्वारा हमें समय पर 11 घोषणाएं की गई, 11 तहसील हमारे केजरीवाल जी द्वारा की गई है, वो हमने काफी लंबे समय से घर घर पहुंचाने का प्रयास किया। अभियान के तहत उसको कई जगह पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए हमें इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोगों ने अपने प्रचार में दो कंपेन में हमने थोड़ा पीछे रखे हैं। नहीं, हम लोगों ने बहुत सा काम किया है, हमारी पार्टी घर घर पहुंची है। और ये बात जरूर है कि हमने ये जो अंडरकरंट जो हम देखने को मिल रहा है, जो लोगों के अंदर बदलाव की भावना आई है और संभावना प्रकट करें कि हमें एक चेंज चाहिए, कांग्रेस बीजेपी से हमें दूर हटना है, तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि इस समय जो वातावरण बना है वो वातावरण चेंज की तरफ बना है। और जो हमारा जो डोर टू डोर कैंपेन रहे लगातार, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे रोजगार की लेकर हो, चाहे तीर्थ यात्रा कर रहा हो, चाहे महिलाओं को लेकर 1000 रुपए पेंशन देने वाली बात हो, ये सारी जो योजनाएं हैं जिसको लेकर हमने डोर टू डोर किया है, उसमें गाँव वाले बड़े आशान्वित हैं और उनको हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई है वे लोग वोट के रूप में हमारा समर्थन देंगे और हमारी सरकार को हमें जिताने में पूरा मदद करेंगे, ये कंफर्म है। अच्छा समीर जी, एक बात बताएं, इसके बावजूद ये कहा जाता है कि आप लोग हमेशा से, जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टी है उत्तराखंड में, देखिए किस तरह से लोग एक्टिव काफ़ी सालों से हैं, काफ़ी मजबूत ये लोग हैं, इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत है। क्या इन दोनों पार्टियों के रहते हुए आप लोग जो तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि बस हवाई है और बस 10 मार्च तक माहौल को बना करके रखना है? 10 मार्च को जो होगा, जैसा देवेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी ही जीतेगी, कांग्रेस के आज कोई है नहीं, आप शायद जुड़ जाएं थोड़ी देर के बाद, वो लोग भी दावे करते हैं कि मेरी ही सरकार बनेगी। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग बस एक परत चढ़ा करके और उसी पर खड़ा होकर के लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए सब कुछ हमारा है और हमारा ही होने वाला है?
बाकी बाकी 1 साल 1.5 साल में क्या होगा, कितनी मजबूत कोई पार्टी हो सकती है? देखिए, सवाल पार्टी के मजबूत होने का नहीं है। हाँ। सवाल इस बात को लेकर है कि जिन मुद्दों के साथ हम आज जनता के बीच में गए हैं, वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे जो कांग्रेस बीजेपी ने जो बार बार राज किया है, इन्होंने उस मुद्दे पर कोई बातचीत ही नहीं करी है। ये वो मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं। ये वो मुद्दे हैं जो हमारे पहाड़ की जनता को और मजबूत करेंगे। ये वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग होने की बात की जा सकती है। ये और वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर हमारे ग्रामीणों की जो स्तर है वो सुधरेगा। ये मुद्दे हैं जहाँ पर हमारे स्कूल अच्छे होंगे। ये वो मुद्दे हैं जहाँ पर हमारे लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, रतूड़ी साहब, सारे मुद्दे हमारे रतूड़ी साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ। कई लोगों का फीडबैक हमारे पास आया, चूंकि हम लोग डिबेट करते हैं तो कई लोगों की प्रतिक्रिया आती है, कुछ सुझाव भी आते हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की 10 गारंटी अलग से और कर्नल कोठियाल की तरफ से 119 वादे, ना शायद 119 वादे किए गए उनकी तरफ से, वो अलग से क्यों दिखाया गया? बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर ही बड़ा अलग अलग चीजों को लेकर के बंटवारा है कि केजरीवाल कुछ अलग बात कर रहे हैं। गौरीशंकर जी, कल मैं खुद मौजूद था जब हमने अपना वचन पत्र रिलीज किया। हाँ। और मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर से बोला था और ये बात की थी। हाँ। कि जो 10 गारंटी जो केजरीवाल जी ने बोली थी वो हमारे पार्टी की द्वारा दी गई योजनाएं थी जो हम जनता को देना चाहते थे। हाँ। लेकिन जो 119 मुद्दे हैं जिसको हम वचनबद्ध हैं, ये वो वचन है कि आपको बता दूं कि 9 नवंबर 2021 को आदरणीय कर्नल कोठियाल जी ने आम जनता से अपील की थी कि आप अपने सुझाव दीजिए कि मैं अपने मेरे सपनों का उत्तराखंड अभियान के तहत आप सुझाव दीजिए। चलिए ठीक है, एक छोटा सा सवाल और। गौरव जी 119 वो वादे हैं जो जनता के द्वारा 77,300 सुझाव आए और उसके बाद इन 19 वादों को तैयार किया गया, जिसमें कर्नल कोठियाल जी ने एफिडेविट भी दिया कि मैं ये सुझाव जो दे रहा हूँ, अगर पूरे ये सुझाव को जो वचनबद्ध हो, अगर नहीं कर पाया तो आप गठबंधन कर लेना। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर, मैं ठीक है, आप एक प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम सभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या आप उत्तराखंड में क्या दिखाना चाह रहे हैं? केजरीवाल की 10 गारंटी या फिर कर्नल कोठियाल की 119 वादे, इतनी अलग अलग चीजें क्यों हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को आप लोग एक तरह से जानबूझ करके मतलब एक तरह से उत्तराखंड में उन्हें हिट करना चाह रहे हैं, इसलिए उनके हर चीज में उनके नाम को जोड़ा जा रहा है? क्या कर्नल कोठियाल के प्रोफाइल पे आप लोग को भरोसा नहीं? ये देखिए सवाल उठ रहा है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन के पास मैं आ रहा हूं। भसीन जी, एक बात बताएं, क्या आप लोग ऐसा करते हैं क्या भसीन जी कि नरेंद्र मोदी की 10 गारंटी या 10 विजन अलग से आप लोग दिखा दें, फिर पुष्कर सिंह धामी हैं तो उनके 10-20 विजन अलग से दिखा दें, फिर अध्यक्ष जी जो हैं उनके भी विजन दिखा दें और सभी को घोषणा पत्र में डाल दें? अलग अलग कुछ कैटेगराइज करके रखते हैं आप लोग, या सिर्फ घोषणा पत्र है तो बस 10 पॉइंट दिखा दिया है, जरूरत है भाई हम पूरा कर देंगे, मेरी सरकार बनेगी? तो बताइए थोड़ा सा। देखिए, हमारी जो परंपरा है बहुत सीधी और स्पष्ट है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और एक सोच के आधार पर काम करते हैं, और उसी के आधार पर अभी हमने 9 तारीख को अपना दृष्टि पत्र जारी किया। हाँ। और वो दृष्टि पत्र केंद्र से लेकर के बूथ स्तर तक वही बात सभी नेता बोल रहे हैं। इससे पहले जो चिंतन करना था हमने लगातार किया और अंततः सबको एक सूचीबद्ध करके और अपने तरीके से हमने उसको प्रस्तुत किया। जो भी आम आदमी पार्टी की बात सामने आ रही है तो ये अपने आप में भ्रमित है, और आम आदमी पार्टी भ्रमित भी है, इसलिए भ्रमित है। ये बहुत प्रकार की बातें कह तो रहे हैं, लेकिन हमारा कई बार इनसे सवालत होता है। हाँ। लेकिन जवाब ये लोग नहीं दे पाते। जो उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए 1,000 देना महीने का, इसी प्रकार से बेरोजगारों को 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देना, लेकिन ये बातें। अच्छा सर, आप सभी को थोड़ा रोकना चाहेंगे सर, एक जरूरी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ। इस वक्त अमित शाह हर की पैड़ी में हैं और वहाँ पर देखिए उनका पूजा अर्चना का एक कार्यक्रम था जो कि इस वक्त चल रहा है, और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं हर की पैड़ी से। कौन बैठा हुआ सामने यार? इधर आया, महरूम रात को धक्का दे दो आज इसको, रात को भी ये हो रहा है ना भाई। तो धुआंधार चुनाव प्रचार
का शोर ख़त्म हुआ और चुनाव प्रचार ख़त्म होने के बाद हरिद्वार में इस वक्त देख सकते हैं कि अमित शाह वहाँ पर पहुँचे हैं और हर की पैड़ी हरिद्वार के हर की पैड़ी में इस वक्त वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और वो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, प्रचार खत्म हो चुका है और सियासी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टियों को अब लग रहा है कि जनता का फैसला क्या होगा, जनता क्या फैसला देगी। और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सभी स्टार प्रचारक, बड़े महारथी अलग अलग पार्टियों के अपने अपने हिसाब से वो कुछ कुछ कार्यक्रम में संलिप्त नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी से, जहां पर अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए। तो 14 फरवरी को अब होगा मतदान। जनता की बारी है। जनता अपने प्रत्याशियों पर, यानी कि जिसे जिताना है, उन प्रत्याशियों पर आखिरी मुहर लगाने वाली है। सोमवार को, परसों, और चुनाव प्रचार का शोर खत्म। अमित शाह हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास देखिए पूजा अर्चना उनका चल रहा है। और जो कुछ भी बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में काफ़ी बड़ी भूमिका इस बार देखी गई, उन लोग की भी। सभी पार्टियों के अपने अपने अब कार्यक्रम होंगे। अब थोड़ा सा रिलैक्स का वक्त आ गया है ना भूपत जी, अब थोड़ा रिलैक्स हो गए बड़े नेता, स्टार प्रचारक जिनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई थी। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी अब थोड़ा आराम से हम लोगों को मिल जाएंगे डिबेट में। रतूड़ी जी भी आराम से मिल जाएंगे, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं भूपत जी, ठीक है, दावे करना चाहिए। देखिए, अगर मेरी भी एक पार्टी होगी, आपकी भी पार्टी होगी, तो दावे तो यही होता है ना कि हम लोग जीत कर दिखाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त उत्तराखंड की क्या है भूपत, जरा बताइए सर। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये जो स्टार प्रचारक हमारे यहाँ भाजपा ने उतारे हैं, और जैसे योगी जी आए हैं, शिवराज चौहान जी आए हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, और वर्चुअल रैलियां दिल्ली से हुई हैं। प्रधानमंत्री जी पिछले 3 दिन से उत्तराखंड के लगातार दौरे पे थे। एक दिन श्रीनगर आए, एक दिन अल्मोड़ा में आया, रुद्रपुर में थे। तो ये बता रहा है कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अदरवाइज जो है इतना थ्रस्ट देने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। और अच्छा भूपत जी, एक वीडियो वायरल हुआ था शिवराज सिंह चौहान का। वो कहते कि यूपी तो हम निकल जाएंगे, उत्तराखंड में थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है। कितना फर्क पड़ेगा इसका, और कितना सही बात कर रहे हैं वो, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो कुछ लोग राजनेताओं की जो बातें होती हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं। हाँ। और जहां तक कोई भी पार्टी के जो स्टार प्रचारक होंगे वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी पार्टी हार रही है और इसलिए हम यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जितना, जैसे अगर हम एक जल्दी से हम एक वो कर ले पिछले उसको, तो पिछली बार जैसे देहरादून की 10 सीटें थी तो भाजपा ने 9 जीती हैं, और आपकी जो उधम सिंह नगर की 9 सीटों में 8 सीटें जीती हैं। नहीं, पिछली बार तो बताने की जरूरत नहीं है, आंकड़ों में तो कुछ रखा हुआ ही नहीं है। मैं इसलिए ये बात हो रहा हूँ कि पूरी तरह से 3/4 बहुमत था बीजेपी के पास। लेकिन देवेंद्र भसीन जी के पास मैं आ रहा हूँ। भसीन साहब, एक बात बताएं, क्या जो है इतने बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं, और उन्होंने बड़ा पता नहीं किस अंदाज में कहा, उन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी के जीतने पर थोड़ा सा लगता है सवाल उन्होंने उठा दिया। भसीन जी, पहली बात तो ये है कि इस समय कितने ही प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाँ। और उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। चला तो देते हैं, पीछे हितार्थ भी होते हैं, ये जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। माननीय शिवराज जी ने उत्तराखंड में आकर के जिस प्रकार से, तो आप मानते हैं कि वो वीडियो में प्रचार किया, उस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान जी देखिए, शिवराज जी ने जिस प्रकार से प्रचार किया और यहाँ इस बात को बिल्कुल जोर से कहा कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है, वो तथ्य पर है, सबके सामने है, रिकॉर्डेड है, प्रमाणित है। हाँ। और जिस वीडियो की बात बार बार की जाती है
तो कोई भी कैसे चला रहा है इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसीलिए सर हम लोग नहीं चला रहे हैं, हम बस इसीलिए हम लोग नहीं चला रहे कि हम पूछना चाह रहे थे कि क्या कितनी सच्चाई है इस वीडियो में। एक मिनट, आधा मिनट लूंगा। तथ्य ये है कि अगली सरकार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है। और अभी भूपत जी जो कह रहे थे कि इतने बड़े स्टार प्रचारक उतार दिए, कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं। उनके पास ना तो नेतृत्व है, ना उनका कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व भी है, कार्यक्रम भी है, कार्यकर्ता है। और हम हर चुनाव को, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा का हो, पूरी गंभीरता से लेते हैं। तो अगर कांग्रेस के लोग नहीं आ रहे तो ये उनकी कमजोरी है। हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं और पूरी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री भी दिखा रहे हैं और सभी नेता भी दिखा रहे हैं। नो डाउट सर, मैं तो इस बात में बिलीव करता हूं कि देखिए, स्टार प्रचारक हो या फिर चुनाव प्रचार में एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर अपनी पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, दिल से काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हर लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो या फिर समीर रतूड़ी जी की पार्टी आम आदमी पार्टी हो। अगर समीर रतूड़ी जी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो समीर रतूड़ी जी को मैं भी कहता हूं धन्यवाद। समीर रतूड़ी जी अपनी पार्टी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी अपनी पार्टी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। और हम सभी की शुभकामना है कि आप लोग बेहतर 10 मार्च को जब नतीजा आए तो जैसा जो उम्मीद कर रहे हैं सभी को मिले। बाकी तो वही होना है जो जनता जनार्दन चाहती है। चलिए सर, आप तीनों यहां पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।